गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रस्तावना में जो लास्ट वाली बात बची हुई है मैं आपको बता दूं। प्रियम्बल। प्रियम्बल का इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रियम्बल का प्रभाव अगर देखोगे क्या हुआ, तो अगर हम प्रियम्बल के इम्पैक्ट की बात करें तो पहला देखोगे कि इसका मतलब है इससे संविधान की व्याख्या होती है। प्रियम्बल इज हेल्पफुल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज हेल्प फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल से क्या होता है, संविधान की व्याख्या होती है। अब संविधान की व्याख्या का मतलब है, अब देखो बच्चों, पहली बार इसलिए केशवानंद भारतीवाद केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारतीवाद में जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई, इन द केस ऑफ केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद में जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई तो यहाँ पे कहा गया, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि ये आधारभूत ढांचा है। इसका मतलब है कि संविधान की व्याख्या के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अब कहते हो केशवानंद भारतीवाद ने केस में क्या कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यद्यप केशवानंद भारतीवाद में ये भी कह दिया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत के लोग हमेशा संविधान संशोधन करेंगे, ये नहीं करेंगे। संविधान संशोधन की शक्ति हम भारत के लोगों ने किसको दे रखी है, संसद को। तो यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि संविधान की आधारभूत ढांचा प्रस्तावना है, और जब इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में शब्दों से ज्यादा महत्व, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, टेक्स्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। शब्दों से ज्यादा महत्व किसका है, भावना का, स्पिरिट का, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो संविधान की व्याख्या करते समय इस बात को बड़े ध्यान में रखा जाए, इस संदर्भ का महत्व बहुत ज्यादा होता है, शब्द का नहीं। संदर्भ का बड़ा महत्व होता है। तो संविधान भावना, और वो भावना कहाँ छुपी हुई है, प्रस्तावना में, कि प्रस्तावना में आदर्श है। इसलिए आप देखोगे बच्चों, जब मानेगा गांधी केस में ये बात कही गई कि गरिमा में जीवन का अधिकार, तो गरिमा शब्द तो प्रस्तावना में लिखा गया है। जब जरा सोच के देखो, जब कहा गया कि एस.आर. बोमई केस में कहा गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो सेकुलरिज्म शब्द तो लिखा गया 356 में। सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग तो नहीं था 356 में, सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग नहीं था, बल्कि वो कहाँ प्रयोग किया गया, वो प्रियम्बल में। इसलिए आज भी उच्चतम न्यायालय कभी भी किसी की व्याख्या करती है तो वो प्रियम्बल का सहायता लेती है। यहाँ तक कि पुट्टा स्वामी केस में कहा गया कि सरकार ने कहा कि सामाजिक न्याय बनाने के नाम पर हम आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, प्रस्तावना हम देखो जस्टिस और लिबर्टी कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब हम इक्वलिटी देकर लिबर्टी हटा नहीं सकते, दैट इज पार्ट ऑफ प्रियम्बल। ये प्रियम्बल का मूल पार्ट है। इसलिए आप देखोगे केशवानंद भारती केस में ये बात स्वीकार कर ली गई कि कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्स्ट। तो संविधान की व्याख्या में अब केशवानंद भारतीवाद का महत्व बहुत ज़्यादा आ गया, और इसलिए प्रस्तावना का महत्व बढ़ गया। जबकि बेरूबारी केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब बाद में LIC केस में भी ये बात कही गई, लेकिन अब हर केस को बच्चों जानना हमारी ज़रूरत नहीं है, हम बस मौलिक और बहुत मूलभूत केसों की बात ही करते हैं। अब दूसरा प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें संवैधानिक नैतिकता है। प्रियम्बल इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बच्चों, इसमें संवैधानिक नैतिकता की बात शामिल है। और संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि आप याद रखो, संविधान केवल एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, केवल लॉ का डॉक्यूमेंट नहीं है। इन केस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली लीगल डॉक्यूमेंट,
तो संविधान क्या है? एक प्रकार का नैतिक दस्तावेज है। नैतिक दस्तावेज क्यों है? क्योंकि संविधान में भी आदर्श हैं और समाज के भी आदर्श हैं। कई बार सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता के बीच टकराहट आ जाती है। ये क्या होती है? सामाजिक नैतिकता। ऑन द वन हैंड देयर इज सोशल मॉरलिटी, यानी जिस नैतिकता को समाज मानता है। आप जानते हो कई बार सामाजिक नैतिकता तो परंपरा, प्रथा, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन। सामाजिक नैतिकता किस पे होती है? धर्म पे, जाति पे, परंपरा पर, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, कास्ट। तो आप देखोगे इसमें क्या होता है कि महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए उतने अच्छे स्थान नहीं है। लेकिन संवैधानिक नैतिकता क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी? जो स्वतंत्रता पर आधारित हो। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी इज बेस्ड ऑन लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये संविधान की नैतिकता है। इसलिए दोस्तों ये केवल ये मूल्य है संविधान के। अब ये बात कई बार विवाद का विषय बन जाती है कि नैतिकता समय के हिसाब से बदल जाती है। तो सेम सेक्स मैरिज को भी स्वीकार किया जाए, संविधान तो कहता है भी आज़ादी का पार्ट है, लेकिन यहाँ सामाजिक नैतिकता के बीच टकराव हो जाता है। कई बार सामाजिक नैतिकता के कारण लोग वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। भाई आज़ादी है, जो वैलेंटाइन डे मनाए उसको वैलेंटाइन डे मनाने दो। तो संविधान हमारा क्या कहता है? आज़ादी देता है। इसलिए अब देखो कई बार टकराहट होती है। कल्चर, कई लोग कहते हैं धर्म के आधार पर हमें मानेंगे, जात के आधार पर मानेंगे। संविधान कहता है कास्ट एंड रिलीजन दैट इज नॉट। कास्ट और रिलीजन का महत्व नहीं है, महत्व किसका है? सॉरी, व्यक्ति की गरिमा का, समानता का, स्वतंत्रता का। इसलिए हमेशा हमने संविधान की नैतिकता को प्राथमिक बना के रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो संविधान की नैतिकता का महत्व ज्यादा है। और दूसरी बात, अब सवाल है कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है? whether we can amend the preamble। इसलिए बच्चों देखो संविधान की नैतिकता हमेशा समाज को बदलती है। इसलिए जरा सोच के देखो, अगर संविधान ना होता तो जेंडर इक्वलिटी कैसी आती, महिलाओं को अधिकार न मिलता। संविधान न होता तो महिलाएं सांसद कैसे बनती, महिलाएं पंचायत में कैसे जाती। अब सामाजिक नैतिकता तो कहता है कि भाई महिला पुरुष ही प्रभावी रहेगा, क्योंकि सामाजिक नैतिकता हमेशा समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के पक्ष में होती है, मार्जिनलाइज सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती। इस वजह से कहा गया कि संविधान समाज को बदलता है और समाज भी संविधान को प्रभावित करता है। उसके बाद आप देखेंगे क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है और क्यों, क्योंकि कई बार हो जाती है क्या क्या सेकुलरिज्म, क्या सोशलिज्म, इस शब्द को हटाया जाए, रखा जाए। तो देखो बच्चों ये तो मेनली अब उच्चतम न्यायालय से विचार कर रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट उच्चतम न्यायालय ने पूछा है कि वह प्रस्तावना निर्मित हुआ 26 जनवरी 1949 को। जो प्रियम्बल जो निर्मित हुआ वो 26 जनवरी 1949 को निर्मित हुआ। तो क्या जो 1949 को ये प्रियम्बल अगर निर्मित हुआ तो सवाल ही क्या है, क्या हम उस प्रियम्बल को संशोधन बैकडेट से कर सकते हैं? तो इस पर विचार अभी उच्चतम न्यायालय कर रहा है। लेकिन हकीकत की बात है दोस्तों, डेट की बात नहीं है, उसके मर्म की बात है, एसेंस की बात है। यानी कब हम पैदा हुए महत्व ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमारे विचार क्या है, दर्शन क्या है। गांधी किस दिन पैदा हुए थे इस बात का मत थोड़ी था, गांधी के विचार क्या थे। गांधी ने विचारों से दुनिया को बदला। इसलिए दोस्तों प्रियम्बल का भी संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 से। प्रियम्बल का भी संशोधन हो सकता है। तो हमारे संविधान के किसी भाग का संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रियम्बल में वो भाग संशोधित नहीं हो सकते जो आधारभूत ढांचे हैं। The part of basic structure which is a part of preamble 2, so any element of basic structure which is there in the preamble can't be amended। तो ऐसा प्रियम्बल कोई पार्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है उसको नहीं हटा सकते। इसलिए आप देखोगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एकता अखंडता, यूनिटी इंटीग्रिटी बेसिक स्ट्रक्चर है। स्वाभाविक रूप में स्वतंत्रता समानता के बीच सामंजस्य बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है आप अगर
अब आप कहोगे सर ये बताओ समाजवाद और सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है आप उसको प्रेम्बल से नहीं हटा सकते। हाँ समाजवाद सोशलिज्म की बात नहीं है, सोशलिज्म इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन सच मानो जिसको हम समाजवाद कहते हैं वो कुल मिला के आजकल वेलफेयर स्टेट ही तो है। इसीलिए दोस्तों कुल मिला के कई बार डिस्प्यूट बड़ा पॉलिटिकल होता है कि प्रेम्बल में समाजवाद हटा दिया जाए, सेकुलरिज्म हटा दिया जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वाभाविक रूप में समाजवाद भी है का बेस है ही है, सेकुलरिज्म तो ही है, तो शब्द हटाने से स्पिरिट नहीं हटेगी। इसलिए आप देखते हो स्पिरिट का महत्व ज़्यादा होता है। भावना समझने की जरूरत पड़ती है बच्चों। कई बार हम लिखे हुए भावना समझ जाते हैं, आंखों आंखों में ही सारा हो गया। तो आंखों आंखों में इशारा कैसे हो जाता है? भावना समझते हो। सवाल है वैसे डॉक्टर अम्बेडकर की भावना समझो, नेहरू की भावना समझो। हम केवल आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल इज नॉट अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पिरिट इज मोर इम्पोर्टेंट। और स्पिरिट आप देखोगे समय के हिसाब से बदलते रहता है। ये प्रस्तावना, ये प्रेम्बल है। बाद में आपको जरा नागरिकता की बात कर दें, नागरिकता की बात कर दें, सिटीजनशिप की बात करें कि आखिर में प्रेम्बल के बाद जरा नागरिकता का अध्याय, और नागरिकता का अध्याय फिर आपके पॉलिटी का आखिरी चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। उसके बाद अब देखना कि अगर कोई और टॉपिक आपको देखना, वैसे तो हमने सारे बता ही दिए आपको। अब आप देखोगे नागरिकता, सिटीजनशिप। जो नागरिकता का चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल चूंकि विवाद में है मामला, इसलिए आप कह सकते हो कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले आप ये देख लो कि हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता की बात संविधान में की गई है। और सच मानो संविधान में नागरिकता की बात आर्टिकल 5 से 11 के बीच में इसीलिए आई, कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन हो गया। अगर सच मानो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन ना होता, संविधान का, हमारे देश का डिवीजन ना होता, और स्वाभाविक रूप में अगर हमारे यहाँ एक लद्दाख जैसा क्षेत्र, अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान का अलगाव ना होता, तो नागरिकता का पार्ट तो हमारे संविधान में लिखा ही नहीं जाता। क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले से बड़े सारे पार्ट थे। संविधान इतना बड़ा क्यों बन गया? लेकिन भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान लोग गए, पाकिस्तान से आए, इसीलिए संविधान के आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता की बात कहाँ की गई है? दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 5 से 11 तक ये बात कर दी गई। लेकिन आप जानते हो संविधान तो हमारे हर चीज सूक्ष्म रूप में लिखता है। लेकिन नागरिकता का मतलब क्या होता है? एक लीगल स्टेटस है बच्चों। कई बार जिस देश के नागरिक हम नहीं होते तो हमें पता चलता है। कभी आप चले जाओ जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, तब पता चल पाएगा कि वहाँ पे आपको पुलिस कई बार जांच करेगी आप कहाँ के हो। आपको बार बार आपका पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। कहीं होटल में रहे तो जितने दिन आपने परमिशन ली थी उससे ज़्यादा रुक गए तो पुलिस आपकी जांच कर लेगी। तो नागरिकता का दर्द तब आपको समझ में आता है जब आपको चीज़ नहीं मिलती। कई बार जो चीज़ हमें पैदाइशी मिल जाती है मुफ्त में, तो उसकी हम कीमत नहीं समझ पाते। नागरिकता वैसा ही है। तो दोस्तों नागरिक होने के तमाम फायदे, आप सांसद बन सकते हो, आप जज बन सकते हो, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब अमेरिका कोई व्यक्ति जो भारत से चला गया हो और अमेरिका का नागरिक हो, तो सोचो उसके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वो लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये तो अधिकार नागरिक का ही है। इससे नागरिक होने के बड़े फायदे होते हैं। लेकिन चूंकि हमें मुफ्त मिल जाता है, हमें पता नहीं चलता। नागरिक होने कई फंडामेंटल राइट भी स्पेशल है। नागरिक होने का मतलब है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 केवल नागरिक को मिलता है। सांसद कैसे लेके जज बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो, ये नागरिक को बनता है। तो नागरिक तो बड़े प्रावधान है। लेकिन नागरिकता के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन लिख देगी बात। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल बात लिखेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन किसकी नागरिकता की बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकता की बात करता है वो लोग जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक माने जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टेल्स अबाउट द पीपल हु बिकेम सिटीजन ऑन 26 जैन 1950। यानी बच्चों याद रखना, आप तो 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए नहीं थे। यानी आज जो हमें नागरिकता दी जाती है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, सीए आया, तो सीए के पीछे कहानी आपको थोड़ी बता दे, संविधान में क्या है बेसिक बातें, फिर एक्ट में क्या आया।
तो जितने बच्चे, आप याद रखना बच्चों, आपको नागरिकता संविधान से नहीं मिली है, क्योंकि संविधान तो बताता है कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कौन से लोग नागरिक होंगे, उन्हीं की बात करता है, उन्हीं की बात करता है। और हमारे यहाँ संविधान में क्या लिखा गया है 5 से लेकर 11 तक? तो लिखा गया है कि नागरिकता किसको दी जाएगी? जिनका भारत में अधिवास है। डोमिसाइल को बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है। डोमिसाइल इज अ मेजर फैक्टर while गिविंग द सिटीजनशिप इन इंडिया। यानी जो भारत में रह रहे होंगे, अधिवास में होंगे। अधिवास का मतलब है परमानेंट एड्रेस। निवास होता है, निवास तुम्हारे दोस्तों कहीं हो सकता है, आप पढ़ने के लिए किसी सिटी में जा सकते हैं, आज में सिटी अपने चेंज कर दी। लेकिन अधिवास का मतलब है जहाँ पे स्थायी रूप में रहना चाहते हैं। तो मेजर हमने बेस माना डोमिसाइल को। अब डोमिसाइल का मतलब जो भारत में रह रहे थे, अधिवास रहे थे, स्थायी रूप में रहना चाहते थे। अब लेकिन आप जानते हो जो भारत में बात आई, तो भारत में पुर्तगाली भी थे, फ्रेंच भी थे, म्यांमार से भी लोग आए थे। अब आप देखते हो भारत के लोग तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने कहाँ कहाँ तक गए थे। तो ये प्रॉब्लम थी कि भारत में किसकी नागरिकता दी जाए। तो पहला ये कह दिया गया कि भाई देखो, ऐसा व्यक्ति जो भारत में अधिवास तो कर रहा हो और भारत में पैदा हुआ हो, बॉर्न भी हो भारत में। डोमिसाइल तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, डोमिसाइल हो और बॉर्न भी हो। लेकिन मान लो जो खुद बॉर्न ना हो, दूसरा कंडीशन किसके लिए था? जो खुद बॉर्न है और डोमिसाइल, ये हर फैक्टर में लागू होना चाहिए। दूसरा फिर बी आ जाएगा, जो पैदा तो भारत में न हुआ हो लेकिन जिसके माता पिता में कोई एक पैदा हुआ हो, ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स। माता पिता भारत में पैदा हुए हैं, वो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया। आप कहोगे सर ऐसा कैसे होगा कि माता पिता भारत में पैदा होंगे और व्यक्ति पैदा नहीं होगा? लेकिन फिलहाल वो अधिवास कर रहा है, क्योंकि ये फैक्टर सबके लिए कॉमन माना जाएगा। तो मान लो कोई माता पिता पैदा हुआ है, माता पिता मान लो म्यांमार चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो सवाल है वहीं बच्चा पैदा हो गया। तो माता पिता भारत में पैदा हुए थे, वो विदेश में चले गए थे, और अंग्रेज तो हमें, अंग्रेज भारत को, भारतीयों को लिए अगर पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, मलेशिया, फिजी, कैरिबियन। तो अब वहाँ पे कोई अलग लोग चले गए और उन्हें पता चला देश आज़ाद हो गया, तो फिर आए, चले गए थे, मान लो बच्चा वहीं हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लोग रह रहे थे और वो व्यक्ति भारत में रह रहा था। अधिवास सबके लिए कॉमन फैक्टर है। और तीसरी बात है, तीसरी बात लिख दी गई, जिनके माता पिता भी भारत में पैदा ना हुए। तीसरी बात लिख दी गई, जिनके, वो तो पैदा नहीं हुआ है। इन पहले केस में ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति को नागरिकता हम दे रहे हैं, जो व्यक्ति एक्स है, एक्स क्या है? भारत में पैदा हुआ है। फिर एक्स क्या है? भारत में पैदा नहीं हुआ है। ये क्या है? न तो वो पैदा हुआ है, माता पिता भी पैदा नहीं हुए थे। जिनके माता पिता भी भारत में पैदा नहीं हुए थे। तो कंडीशन की बात है, लेकिन रह रहे हैं भारत में। तो आप देखोगे ऐसे लोग कौन होंगे? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली मान लो कोई आ गया, तो न तो खुद पैदा था, खुद पुर्तगाल में पैदा था, उसके माता पिता पुर्तगाल में पैदा थे, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या था? दिवास। तीनों में कॉमन फैक्टर है कि ये लोग भारत में रहते थे। इसलिए जरा सोच के देखो, हमने माता पिता के सिटीजनशिप के बेस पे सिटीजनशिप नहीं दी, और ये बड़ा लिबरल तरीका है। दोस्तों दुनिया में कई लोग आज भी, जैसे श्रीलंका ने, नेपाल ने, सिटीजनशिप देते समय बार बार देखा कि माता पिता की सिटीजनशिप क्या है। अरे भाई, माता पिता का बच्चे से क्या मतलब है? तो बच्चा कहीं दूसरे देश में पैदा हुआ होगा, इसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। इसे जिनके माता पिता नहीं पैदा हुए थे, इवन पेरेंट्स वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, लेकिन वो अधिवास कर रहे थे, तो ये किसके लिए था? पुर्तगालियों के लिए था। पेरेंट्स वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो फ्रेंच के लिए, पुर्तगालियों के लिए, गोवा के लिए, बहुत सारे ऐसे विदेशी रहते थे, इन सबको नागरिकता दे दी गई, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एक ही मामले में अधिवास को हमने एक्सेप्शन बनाया। अधिवास एक ही मामले में एक्सेप्शन था। मान लो दोस्तों कोई आईएफएस ऑफिसर है, टी में, अब कोई विदेश सेवा का अधिकारी है,
आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज। भाई आईएएस अधिकारी तो इन अंग्रेजों के ज़माने में भी इंडियन सिविल सर्विसेज में आते थे। तो मान लो कोई आईएएस में सिविल सर्विसेज ग्रुप में पोस्टिंग कहाँ हो गई उसकी, इंग्लैंड हो गई। अब उसकी पोस्टिंग इंग्लैंड हो गई। अब मान लो कि इंग्लैंड के समय अब अब वो कोई उसका लड़का पैदा हुआ, तो जो आईएफएस ऑफिसर का बच्चा था, द चाइल्ड ऑफ एन ऑफिसर आईएएस ऑफिसर, अब सवाल है वो तो भारत में अधिवास नहीं कर रहा था, क्यों, इंग्लैंड में रह रहा था वो। एक ही एक्सेप्शन था जहां पे मैं अधिवास को एक्सेप्शन माना। तो जो मान लो इंग्लैंड में रह रहा था उसको अब नागरिकता दी जाए कि नहीं दी जाए, उसको नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता तो भारतीय ही थे। भले वो भारत में अधिवास न कर रहा हो, ये अधिवास भारत में नहीं कर रहा था, बाकी सब कर रहे थे। ही वॉज नॉट डोमिसाइलिंग इन इंडिया, फिर भी हमें नागरिकता दे दी। इसलिए बच्चों इतनी बात संविधान में लिख दी गई। बाकी लिखा क्या क्या, पाकिस्तान से आने वाले। अच्छा, जब भारत आज विभाजन हुआ तो एक एक से फक्कड़ी लोग थे भारत में। भारत में पहले जुआड़ू लोग थे। कई बार तो जब डिवीज़न हुआ तो कई लोग इधर से भारत गए, पाकिस्तान घूम टहल के देखा। उन्होंने घूम टहल के देखा, उन्होंने कहा यार, और घूम टहल के देखा, अब वो सोच रहे थे कहाँ बसे। तो जब गए तो बसना तो बाद में था, पहले बैंक उनका लोन लेके भागा इधर, अब बैंक उनके पीछे भाग रही थी। कई लोग तो भैंस गाय भी लेके भाग आए। यानी कई लोग तो ये सोच रहे थे कि वहां जाके जरा देखें कि हो क्या रहा है। वहां नहीं मामला बना तो फिर इधर भाग आए। ऐसे लोगों के लिए भी नागरिकता की बात की गई। जो पाकिस्तान से आएंगे उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए इसका मतलब है कि दो किस्म के लोग थे, एक भारत से पाकिस्तान गए और फिर आप भारत आ गए, ऐसे ही जुआड़ी लोग थे जो घूमने टहलने गए थे, जरा माहौल देख रहे थे कहाँ बसा जाए। और दूसरे लोग जो पाकिस्तान से आए, तो नागरिकता की जो दूसरी बात थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात ये लिखी गई, यहाँ तीनों में डोमिसाइल कॉमन है, यहाँ पे डोमिसाइल नहीं है, फिर भी हम नागरिकता दे देंगे, क्योंकि उसके माता पिता में भारत में माता पिता भारत में पैदा हुए थे। अब पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए क्या किया जाए, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, यही बात आर्टिकल 5 से 11 तक की गई है कि पाकिस्तान ऐसे लोग, पहला जो पीपल हु वेर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए और कब गए, यानी 1 मार्च 1947 के बाद, और पुनः भारत आ गए। द पीपल हु वेर माइग्रेटेड फ्रॉम people who are migrated to Pakistan again back again came back in after 1st March। पहली बात थी, अब जैसे इसी में सब जुगाड़ू लोग थे। लेकिन दूसरी बात, जो पाकिस्तान से आए, जो पाकिस्तान से आए एंड पीपल, और जो पाकिस्तान से भारत में आए, ये भारत से वहाँ नहीं गए थे। द पीपल हु केम टुवर्ड्स, people who migrated to India from Pakistan। people who migrated to India from Pakistan, जो पाकिस्तान से भारत आए, तो स्वाभाविक रूप में उनको भी कह दिया गया कि, और पाकिस्तान से भारत आए तो कोई डेट थी, तो दैट वाज 19 जुलाई 1948, यानी 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हों। और आप कहोगे सर बाद में आ गए हों तो क्या, भाई 26 जनवरी 1950 के पहले आ गए हों, क्योंकि हमारा संविधान किसकी बात करता है, पीपल हु वेर बिल सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950। 19 जुलाई के पहले आए थे, रजिस्ट्रेशन करवाना था, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना था, बाद में आए थे रजिस्ट्रेशन करवाना था। ये पाकिस्तान से लोगों को दे दिया, लेकिन इसलिए एक शर्त लगा दी गई थी कि इन लोग जो
भारत से पाकिस्तान गए, फिर इधर आ गए, पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि ये लोग भारत शासन अधिनियम 9, भारत शासन अधिनियम 19, भारत 35 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इनके माता पिता में, इनके माता पिता, दादा दादी में कोई एक भारतीय रहा हो, ये कंडीशन लगा दी थी। दादा दादी में ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये रख दिया गया था। वैसा नहीं भाई कोई भी आ जाए, म्यांमार से भी कोई पाकिस्तान आ जाए तो यहाँ भी आ जाएगा, कोई मलेशिया से पाकिस्तान आ गया तो अफगानिस्तान से आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये कंडीशन लगा दी थी। इतनी बात कॉन्स्टिट्यूशन की है। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर किसको देता? पार्लियामेंट को। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्रिसाइज बात की गई, संविधान की 4-5 लाइन में बात कर दी गई है सिटीजनशिप की। बाकी सारी पावर किसको दे दी गई? संसद को। और संसद की बात देखें तभी हमें सीए की बात समझ में आएगी। बाकी सारी पावर दे गई संसद को। अब आप देखोगे बच्चों, संसद ने कानून क्या बनाया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब संसद ने कौन सा कानून बनाया? नागरिकता अधिनियम। और बच्चों ये बात तो अब सीख गए हो, जहां एक्ट आएगा वो संसदीय कानून होगा, जहां आर्टिकल आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो 1955 सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये पार्लियामेंट ने बना दिया। इसमें कह दिया भाई कौन, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी नागरिक होगा इसके लिए रोबोट चलेगा नागरिकता अधिनियम 1955। इसके हिसाब से कौन कौन नागरिक ले सकता है, कैसे नागरिक लिया जा सकता है? तो आप देखो बच्चों, पहला है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। पहला तरीका क्या है? एक्ट में लिखा है, याद रखना, संविधान में नहीं, नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन से कौन नागरिकता ले लेगा? जैसे आप देखोगे अभी अदनान सामी पाकिस्तान के गायक थे, भारत की नागरिकता ले लिया। यानी कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति जैसे पाकिस्तान के अदनान सामी थे, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। अब भारत की नागरिकता ले ली तो स्वाभाविक रूप में देशीकरण का मतलब है, अब आप कहोगे पाकिस्तान का ही कोई व्यक्ति, इंग्लैंड का, अमेरिका का, इंग्लैंड के पत्रकार जेम्स टुली थे, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। देशीकरण का मतलब है 2-4 साल आप रहिए, कम से कम 5 साल तो रहिए। 5 साल रह के आप समझ लीजिए देश में कैसा है, क्या भाषा है, क्या कल्चर है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सिटीजनशिप कौन देता है? गृह मंत्रालय। भारत में सिटीजनशिप राज्य की नहीं होती, यानी कोई व्यक्ति उड़ीसा का सिटीजन नहीं हो सकता, उड़ीसा का निवासी हो सकता है। सिटीजनशिप केवल इंडिया की होगी, इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। इसीलिए देशीकरण, नेचुरलाइजेशन की बात कर दी गई। तो जो देश को समझ ले, लगभग 5 साल से ज़्यादा भारत में रह ले, उसको भारत सरकार नागरिकता दे देगी। लेकिन डिसीजन अंतिमतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, ये कोई राइट नहीं है कि हम लेंगे ही लेंगे। दूसरी बात है, अब मान लो कि रजिस्ट्रेशन, दूसरा तरीका है नागरिकता लेने का, रजिस्ट्रेशन। नागरिकता का दूसरा तरीका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है बच्चों? अगर कोई, मान लीजिए कि सोनिया गांधी, अगर कोई भी विमेन जिसने किसी भारतीय व्यक्ति से शादी की है, उसको भारत में नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाएगा अब हस्बैंड के बेस पे, इसलिए राजीव गांधी भारत के नागरिक थे, सोनिया गांधी से शादी कर लिया तो रजिस्ट्रेशन के बेस पे नागरिकता मिल गई इस अधिनियम के हिसाब से। तीसरा, मान लो कि एक है अवजनन, डिसेंट। अवजनन कह लो, उद्भव कह लो, यानी माता पिता की नागरिकता के आधार पर भी हम नागरिकता दे सकते हैं। क्योंकि मान लो कि फिर वही बात आ गई, अब भाई कोई स्वीडन में आईएफएस ऑफिसर है, तो अब स्वीडन का आईएफएस ऑफिसर है, भारतीय विदेश सेवा का ऑफिसर है, अब स्वीडन में तैनात है। अब उसका वहाँ पे कोई बेटी या बेटी पैदा हुआ, वो भी भारतीय सरकार से बाकायदा अप्लीकेशन लेके नागरिकता ले सकता है।
आपको मान लो कोई, हमारे यहाँ तो लगभग 150 देशों में दूतावास के अधिकारी काम कर रहे हैं, तो वहाँ किसी को कोई बच्चा पैदा हुआ तो चाहे हमारी नागरिकता ले सकता है। तो ये उनके लिए है, अवजन के लिए, जिसके माता पिता भारतीय हों। तो माता पिता के यानी वंश के आधार पर, ब्लड रिलेशन के आधार पर नागरिकता देना। आपने देखा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लड के आधार बात नहीं करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल के आधार बात करता है। भाई माता पिता के आधार पर नागरिकता मिलना क्या है, ब्लड बेस के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डोमिसाइल के बेस पे करता है। ज़्यादा डोमिसाइल है, ब्लड बेस थोड़ा थोड़ा है, इसमें भी थोड़ी भी रजिस्ट्रेशन देशीकरण ये ब्लड थोड़े है, अवजन में ब्लड की बेस पे दिया जाएगा। और ये भी होगा कि मान लो भारत ने किसी क्षेत्र का अपने भाग में विलय कर लिया, मान ली सिक्किम का विलय भारत में हो गया, सिक्किम का विलय भारत में हो गया, तो मर्जर यानी कोई भी भाग, अगर कोई किसी भी भाग का भारत के भूभाग में विलय हो जाता है तो उस भूभाग के सारे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी अगर मान लो कि कल के लिए पीओके हमारा हो गया तो पीओके के सारे लोगों को हम नागरिकता दे देंगे। तो वहाँ ये सब फार्मूला लागू नहीं करेंगे कि देशीकरण, रजिस्ट्रेशन, उद्भव, मर्जर, और स्वाभाविक रूप में जन्म के आधार पे तो ही है, बर्थ। अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, बस ये बात ध्यान रखने की है कि बर्थ तो ही है, बर्थ संविधान में भी है, यहाँ भी है, क्योंकि पैदा होने के बाद तो ज़्यादातर लोग तो जन्म से ही नागरिकता लेते हैं। बस ये बात हो कि जो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो यहाँ पर वो किसी अवैध घुसपैठिए का बच्चा बच्ची न हो, यानी वो कम से कम उसके पास भारतीय डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस आधार पे 1955 नागरिकता की बात करता है। अब सवाल आप बच्चों पूछो सीए कहाँ से आया। अब आप जानते हो अधिनियम बन गया ये, अब उसके बाद हमें समय समय पे अमेंडमेंट करना पड़ा, और 3 फंडामेंटल अमेंडमेंट है। देखो अमेंडमेंट तो बड़े सारे होते रहते हैं, हमें सारे अमेंडमेंट नहीं देखने, इसलिए कई बार फैक्ट हमारे पास तमाम होते हैं, हम हर फैक्ट को देख नहीं सकते, हम कुछ बेसिक फैक्ट को देख लेते हैं, हम कुछ बेसिक फैक्ट को देते हैं। अब बेसिक फैक्ट कैसे देखेंगे, अब जरा देखो, हम कुछ बेसिक फैक्ट को देखेंगे कैसे। अब ये बात दिखेगी कैसे, बेसिक फैक्ट हम कैसे देखेंगे, तो फिर दिखेगा ये पहला पहला कैसे दिखेगा कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन, 1955 नागरिकता अधिनियम में अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट। अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट। अब देखो दोस्तों अमेंडमेंट कैसे होगा, अमेंडमेंट भाई पार्लियामेंट्री लॉ में सिंपल अमेंडमेंट है, 3 मेजर अमेंडमेंट किए गए। पहला 1986, दूसरा 2003, तीसरा आपने देखा होगा 2019 जिसका अभी डिस्प्यूट चल रहा है। ये 3 अमेंडमेंट किए गए, यही 3 अमेंडमेंट है नागरिकता अधिनियम में। और 86 दोस्तों इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप जानते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट की समस्या थोड़ी अलग थी, नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठी आना पहले से प्रॉब्लमेटिक है। अब नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठी आ रहे थे उससे पहले से प्रॉब्लम थी, इसलिए सरकार ने क्या किया, 85 में बोडोलैंड समझौता हुआ था। 1985 को बोडोलैंड समझौते के बाद, बोडो वहाँ के ट्राइबल्स हैं तो जो लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ आने वाले घुसपैठियों को हटाया जाए, कि नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से तो यूपी बिहार का भी कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट चला जाए, पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, तो वहाँ पे लोग कहते हैं भाई घुसपैठी इसको हटाओ। भाई देखो नॉर्थ ईस्ट में तो बच्चों ट्राइबल कल्चर है, जनजातियों के अपने तरीके अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, तो ये बड़ा झगड़ा चल रहा था, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में लंबा आंदोलन इसके खिलाफ चला है। तो इस बोडो लैंड आंदोलन में ये किया गया था कि भाई जो भी इंडिया में लोग 24 मार्च 1971 के बाद आए अवैध रूप में, एनी पर्सन who came in India illegally after 24th March 1971, they will be pushed back, they will be thrown away, उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा 24 मार्च 1971 के बाद जो भी अवैध रूप में नॉर्थ ईस्ट में कम से कम आया हो।
और आप कहोगे दोस्तों 24 मार्च क्यों? क्योंकि आप देखो दिसंबर में तो हमारे यहाँ दिसंबर में तो भारत पाकिस्तान के बीच वॉर हो गया था, और दिसंबर के बाद तो तमाम लोग भारत से उधर से आ गए थे, इसलिए मार्च की कट ऑफ डेट रख दी गई। और इस अमेंडमेंट में कहा गया कि मान लो जो लोग 1966 के पहले आए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 1966 से पहले आया है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। पहले आया है, इफ समबडी इज कमिंग इन इंडिया बिफोर 66, उसकी नागरिकता दी जाएगी। और जो 66 और 71 के बीच में आए हैं उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी, उनके नागरिकता की जांच की जाएगी। तो आप याद रखो, ये अपने आप इंटरेस्टिंग था। और ये कहा गया कि जो 19 से 24 मार्च 1971 के बाद आए उनको सीधा हटाया जाएगा। मेन बात तो यही थी, बाकी दो बातें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि विवाद तो इसी बात पे था। और अभी भी आप देखो जो सीए का जो 2019 का अमेंडमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। कैसे? अभी इन्होंने क्या किया है, देखो पहली बार हमारे यहाँ जितने भी सिटीजनशिप दी गई है उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कौन आ रहा है, भाई कौन धर्म का है, कौन जाति का है, ऐसा नहीं कहा गया। अब इसका रिलेशन से कैसे जुड़ता है आप देखोगे, अभी जो अमेंडमेंट सिटीजनशिप 19 में किया गया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और वो कौन होने चाहिए? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बौद्ध जैन, और हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जितने लोग होंगे इनको नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं जो मिसिंग है मुस्लिम है। तो सरकार से पूछा गया भैया ये बताओ, तुम तो भेदभाव कर रहे हो यार, सेकुलरिज्म देश में है। तो सरकार कहना है कि भाई देखो, जहाँ से लोग आ रहे हैं उनका धर्म इस्लाम है, तो जहाँ धर्म इस्लाम है उनके साथ जो भेदभाव हुआ है गैर इस्लामी लोगों के साथ हुआ है। तो सरकार ने कहा देखो अफगानिस्तान में वहाँ सिख गुरुद्वारा में विस्फोट हो गया, उन्हें भागना पड़ा। अब ये देखो तालिबान में जब से अफगानिस्तान में सरकार आई है सारे सिख समुदाय के लोग वहाँ से भागना पड़ा। और सरकार कहना है कि भाई बांग्लादेश में मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, पाकिस्तान में मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, वहाँ पे गैर मुस्लिम के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि वहाँ सेकुलर स्टेट नहीं है, वहाँ राज्य धर्म को मानता है। लेकिन आलोचकों ने कहा कि भैया राज्य को धर्म मानता है तो यार हम तो सेकुलर हैं, अब ये बावरे है तो हम क्या करें, तो हम क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और सवाल है कोई कोई अगर मान लो कि कोई शरणार्थी आ रहा है, कोई श्रीलंका से भी आ सकता है, कोई श्रीलंका से आ सकता है, म्यांमार से आ सकता है, तो भाई तीन ही देश का नाम क्यों लिखा गया? आपत्ति इसी बात पे हो रही है, और न्यायपालिका के सामने मामला पड़ा भी हुआ है। और दूसरी बात इसी बात पे हो रही है कि भाई यानी मामला कुल मिलाकर भाई तीन ही देशों का नाम क्यों लिखा गया? भाई जो इस्लामी देश है उन्हीं का नाम क्यों लिखा गया? आपत्ति इस पे होना स्वाभाविक है। और हम पक्ष विपक्ष दोनों बात करते हैं। और फिर बात यह है कि इसमें फिर जो अब देखो बोडोलैंड समझौते में कहा गया था, अगर बोडोलैंड समझौते में आपको याद दिला दें, यहाँ क्या गया था 1966 जो पहले आएंगे उन्हें सीधा में नागरिकता दे दी जाएगी, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। और जो इस बीच में आए हैं उनके नागरिकता की जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट सही हैं देयर विल बी इन्वेस्टिगेशन, तो जांच की जाएगी इनकी, और इनको नागरिकता दे दी जाएगी और इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप देखोगे इसीलिए प्रॉब्लम आई। आप वहां पे कह रहे हो कि 24 मार्च 71 के बाद जो आएंगे उसको बाहर कर देंगे, लेकिन अभी अमेंडमेंट में क्या कह दिया गया कि वर्ष 2014 से पहले जो भी एनी पर्सन इज कमिंग इंडिया बिफोर 2014, तो पहले जो भी भारत में आया है उसे नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब हमने कट ऑफ डेट फिर चेंज कर दिया। तो वहां तो लिखा था 24 मार्च 71। और आप याद रखो जब भी हम किसी को नागरिकता देते हैं उसके लिए हमारे डोमिसाइल कम से कम 11 साल का होना चाहिए।
इसके लिए हमने ये भी चेंज कर दिया है, यहाँ तक कि 5 साल, इफ समबडी इज लिविंग इन इंडिया फ्रॉम 5 years, अगर 5 वर्ष भी, इफ समबडी इज लिविंग इन इंडिया फॉर 5 years, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, जबकि वहां पे लिखा था कम से कम 11 वर्ष होना चाहिए। अब बच्चों, अब इस बात पे डिबेट, इसी बात पे डिबेट है, इससे 2009 का सीए इससे जुड़ा हुआ है। और अब आपने देखा होगा ये भी, जब सीए बना तो उसके बाद इसका रूल्स बनाया गया। रूल्स में जो गवर्नमेंट ऑफ, कोई रूल्स कौन बनाता है? प्रशासन। और ये रूल्स क्या है? प्रदत्त विधान है। संसद जब विधि बनाती है तो वैसी विधि बनती है जैसे कि एक कंपनी से ट्रक आती है, चेचिस आता है, उसके बाद बॉडी मेकर आता है, फिर उसके बाद बॉडी बनाता है, उसके पीछे नहीं देगा बुरी नजर वाली तरह मुंह काला। तो रूल बनाने का अधिकार ब्यूरोक्रेसी को है, अधिकारियों को है। तो अधिकारियों को कहा कि भाई रूल बना दो। अब तो रूल बनाने में बात कही गई है कि जो लोग छठी सूची के राज्य में, यानी जहाँ 6 शेड्यूल, आपको याद होगा मैंने बता रखा है 6 शेड्यूल, तो जहाँ छठी सूची के राज्य होंगे वहाँ पे इनको बसने की आज़ादी नहीं होगी। उनको जनजातीय समुदाय को बाहर रखा गया है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जहाँ जहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ उन्हें नहीं बसाया जाएगा। इसलिए अब देखोगे ये अमेंडमेंट है, लेकिन विवाद क्यों है कि भाई ये भेदभाव किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। अब सरकार कह रही है नहीं, भेदभाव नहीं है, क्योंकि हम भारत के अंदर कोई भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं। सरकार का तर्क है भैया में से नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, और बाकी भी तो हमारे यहाँ कोई भी नागरिकता ले सकता है। अब ये विवाद का विषय है, और कुल मिला के इसीलिए आप देखोगे कि ये समझौता 86 का अमेंडमेंट 2019 के अमेंडमेंट से जुड़ जाता है, और ये इसमें मेजर चेंजेस हैं। और विवाद तो चलता रहता है, लेकिन अभी न्यायपालिका भी इस पर निर्णय देगा, तो आप देखना कि न्यायपालिका के निर्णय क्या होते हैं। लेकिन जो 2003 का अमेंडमेंट था उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। 2003 का अमेंडमेंट था उस पर डिस्प्यूट है ही नहीं है, क्योंकि वो मामला किसको था दोस्तों? भारत में बड़ा चेंज आया। आप देखोगे कि भारत में क्या ग्लोबलाइजेशन की दुनिया आई 90s के बाद, और 90s बाद ग्लोबलाइजेशन की दुनिया, आज के डेट में भारतीय पूरी दुनिया में छा गए हैं। तो सुंदर पिचई, सत्य नाडेला, ने आज की डेट में अमेरिका में 40 लाख ऐसे भारतीय हैं। अब जरा सोच के देखो, ये हमने क्या सोचा था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत से होगा, इसे सुना। अब सवाल है, ऐसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले वो भारतीय मूल के लोग जो बड़े पैसे वाले हैं, तो हम तो सोच, और लेकिन कभी उनका जुड़ाव भारत से था, भारत से चले गए। इसीलिए देखो अभी पंकज उधास की डेथ हो गई। पंकज उधास ने जो फिल्म गाना गाया है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, तो कहा जाता है कि परदेश जो फिल्म बनी, तो सुभाष घई ने परदेश फिल्म बनाई थी। परदेश फिल्म बनाने के पीछे स्टोरी जो थी कि कुछ लोग भारत से चले गए थे, कुछ लोग भारत से चले गए थे और उन्हें वापस बुलाया जा रहा था कि भैया वापस आ जाओ, और इसलिए फिल्म बनाई गई थी। इसलिए ये नागरिकता अधिनियम क्यों किया गया, इसे क्या गया, इसके द्वारा हमने क्या किया, एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का विचार दिया। इसके दिया, और हमने ओसीआई की बात कर दी। याद रखना बच्चों, हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है, अनिवासी भारतीय। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है अनिवासी भारतीयों की नागरिकता, भारतीयों की नागरिकता। याद रखना बच्चों, एक होता है एनआरआई। एनआरआई कौन है? जो कि भारतीय नागरिक है। ओसीआई भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है, अमेरिका का, इंग्लैंड का। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय कौन है? जो कि इसका अनिवासी समुद्र पारी लिख दें। ओवरसीज का मतलब है समुद्र पारी, क्योंकि अनिवासी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ओवरसीज समुद्र पारी, ये समुद्र के उस पार रह रहा है। बच्चों एनआरआई अलग है। एनआरआई क्या होता है? वो क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। ये एनआरआई है वो अनिवासी भारतीय है। और अनिवासी भारतीय कौन है? जो भारतीय नागरिक है। ये विदेशी नागरिक है, लेकिन भारत इसके साथ संबंध है, लेकिन ये क्या है? भारतीय है। तो सवाल है, हम ओसीआई किसको दे रहे हैं? ये तो भारतीय नागरिक ही हैं, इनको नागरिकता देना चाहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में तो लिखा गया है कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता।
यानी एक ही साथ हम भारत और अमेरिका के नागरिक नहीं हो सकते। इसके लिए क्या किया गया, हमने कहा ठीक है भाई, अमेरिका के हम भारत की नागरिकता तो नहीं देंगे, लेकिन नागरिक की सारी सुविधाएं दे देंगे। आज की डेट में देखो, OCI कोई व्यक्ति जब चाहे तब भारत आ सकता है। विदेशियों को ये सुविधा नहीं है बच्चों। जब विदेशी कोई हमारे देश आना चाहेगा तो याद रखना, उसको पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, वीज़ा लेके आना पड़ेगा। और जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो उसको तो हम ये तक बता देते हैं कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, उसके साथ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इसलिए अब हम इनको क्या सुविधा दे रहे हैं, यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को सारी वो सुविधाएं जो हमें आपको हैं। बस ये केवल राष्ट्रपति सांसद को चुनाव नहीं लड़ सकते और न कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं। बाकी भारत में जब चाहे तब आ सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों यही तो हम चाहते हैं भारत में आए। इसे देखो, मेक इन इंडिया बार बार कहा जा रहा है, तो मेक इन इंडिया कैसे होगा, जब विदेशों वाले जो हमारे प्रतिभाशाली लोग आएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, कल कारखाने बनाएंगे, तभी तो बात बनेगी। इसलिए क्या जा रहा है मेक इन इंडिया। वैसे ये लोग अभी आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो तो कमाल की बात है, चाइना का व्यक्ति चाइना में आता है निवेश करने, लेकिन हमारे यहाँ से गया व्यक्ति भारत में नहीं आना चाहता। वही पॉलिटिक्स दोस्तों, अब हमारे यहाँ हर बात में पॉलिटिक्स हो जाती है। तो आदमी जो यहाँ से जाता है बड़ा दुखी होकर चला जाता है यार, कि यार कैसी बात है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों कि हम OCI को सारी सुविधाएं दिए हुए हैं, बस उन्हें क्या दो सुविधाएं नहीं है, यानी जो नागरिक की सुविधा है सारा उन्हें दिया हुआ है, बस उनके पास दो सुविधाएं नहीं है कि वो दे आर नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी पॉलिटिकल ऑफिस। वो किसी राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। दे विल नॉट होल्ड एनी पॉलिटिकल ऑफिस। और दूसरा, वो कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद पाएंगे। दे आर अनेबल टू दे आर अनेबल टू परचेज लैंड, दैट इज एग्रीकल्चर। कोई लैंड अलग कमर्शियल लैंड खरीद सकते हैं, भाई कोई फैक्ट्री बनाने के लैंड खरीद सकते हैं। भाई कृषि योग्य भूमि तो बच्चों इसलिए मना की जाती है, भाई किसान बड़ा गरीब व्यक्ति होता है, और किसानों की जमीन सब आके उद्यमी खरीद लेंगे, तो किसानों के तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। बच्चों यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट के 3 मेजर, और इसी के साथ यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। बात बड़ी सिंपल सी है। इसीलिए बात को सिटीजनशिप देखा जाए तो ये अमेंडमेंट किए गए, और मेजर अमेंडमेंट यही है। और बेसिक बातें, बाकी विवाद तो चलता रहता है। मेंस एग्जाम आएगा तो उसमें हो सकता है कि समानता खिलाफ है क्या, अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, तो इस समानता में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हमारा सेकुलरिज्म है। अब सवाल है कि विवाद का विषय ये है, क्या राज्य भेदभाव नहीं करेगा तो राज्य के अंदर के नागरिकों के साथ तो नहीं कर रहा है, अब क्या बाहर के लिए भी अप्लाई होता है। क्योंकि बात याद रखना बच्चों, अगर सवाल है कि अगर हम बांग्लादेश से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यहाँ पे रखेंगे, कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि मान लो कि कोई पाकिस्तान किसी उसी भेष में आतंकवादी को भेज दे, क्योंकि ये सुन के आप हैरान रह जाओगे कि बांग्लादेश के रोहिंग्या को इंडोनेशिया मलेशिया भी कभी अपने यहाँ नहीं आने देता, जबकि इस्लामी देश है वो अपने यहाँ परमिशन नहीं देते। और बांग्लादेश ने भी उन्हें रखा हुआ है, तो एक अलग आइलैंड पर रखा हुआ है, और जब अभी तक उनको फ़ोन लेने से मना किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर शक है कि भाई वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ये शक बांग्लादेश का है, क्योंकि इसलिए देखो देखो, अब कोई भारतीय अमेरिका जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि अमेरिका के लोग कह देंगे चले आओ, वहाँ लीगल तरीके से जाएगा तभी जाने देंगे। अब हम ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में जब चाहे तब हम चले जाएं। इसलिए हर देश को राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार होता है। तो अब ये विवाद का विषय है, सरकार का तर्क ये है, विपक्ष का तर्क ये है कि इसका विरोध है। अब बच्चों इसी बात पे आप सवाल पूछ सकते हो। इसलिए अब ये मान लो कि हमने पॉलिटिक खत्म कर दी। अब आप ये कह सकते हो, अब हम आपको कुछ प्रश्न पर आए, इसके बाद हमें प्रश्न सॉल्व कराना है। तो आप ये कह सकते हो कि अब हमारा पॉलिटी का चैप्टर खत्म, और आप भी अच्छे से एग्जाम दो। अब जरा आप प्रश्न की बात में आता हूँ। बच्चों का प्रश्नकाल शुरू हो जाता है, जरा
हाँ, यहाँ पे 5 साल या 6 साल, मतलब मेनली लिखा हुआ है 5 साल 6 साल। किसी बच्चे ने पूछा OCI NRI में क्या अंतर है मेरे बच्चों? NRI मतलब भारतीय, OCI मतलब है भारतीय मूल का, विदेशी। PIO कार्ड क्या है बच्चे, भूपेंद्र ने पूछा है। भूपेंद्र, PIO कार्ड खत्म हो गया, PIO कार्ड OCI कार्ड मिल गया है। और OCI कार्ड का मतलब है वो कार्ड लेकर कोई व्यक्ति भारत में जितनी बार चाहे उतनी बार आ सकता है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा इलेक्शन कमीशन, अरे किसी ने पूछा सुशीला अनुच्छेद 368 में क्या है? अरे मेरे बच्चे, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, जो गोलकनाथ में, केशवानंद में बताया भी था मैंने। किसी ने कहा था रोहिंग्या, अरे मेरे बच्चों IR में आएंगे तो रोहिंग्या बता देंगे आपको, अभी इसको छोड़ दो। भारत कृषि समय के बाद खड़े होने की जगह मेरी गई अनुरूप भारत कृषि किसी ने OCI व्यक्ति भारत पर कब जमीन क्या नहीं, अरे भाई OCI केवल लैंड वाली कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकता मेरे बच्चों। हाँ, आप कल मॉडल आंसर सब आपको दे देंगे मेरे बच्चों। अभी हम प्रश्न, और किसी बच्चे ने कहा CAG छूटा है, किसी ने नागरिकता संस्था का, हाँ नागरिकता संसद देती है, गृह मंत्रालय, संसद विधि बनाती है, नागरिकता देता है गृह मंत्रालय। किसी बच्चे ने पूछा अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, तो हाँ है। 2003 के लास्ट पॉइंट क्या है? 2003 में लास्ट पॉइंट, कृषि योग्य भूमि नहीं खरीदा जाएगी, कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकता। OCI NRI में क्या अंतर है? ये मेरे बच्चों ने बता ही दिया आपको। सर कोई मैन 2 कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है? देखो विपिन, विपिन अलग अलग, हमारे यहाँ नहीं ले सकता, विदेशों में कई जगह प्रावधान है, ऐसा नहीं, विदेश कई जगह दुनिया में प्रावधान है। तो अभी क्वेश्चन पर आने दो बच्चों, मेरा आंसर राइटिंग बता दूंगा। अच्छा, PT मीन्स दोनों के सवाल है ना, एक बार देख लेना। किसी बच्चे ने पूछा आर्टिकल, अरे मेरे बच्चों हर आर्टिकल के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे स्विट्जरलैंड में, अरे हाँ भाई स्विट्जरलैंड, अलग अलग प्रावधान दुनिया के देशों में है, अलग अलग प्रावधान दुनिया के देशों में है। किसी ने बच्चे ने पूछा है, शुभम ने पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अरे शुभम मेरे बच्चे, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, तुमको शायद भूल जा रहे हो। अरे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे घर का पिलर होता है, वैसे संविधान का पिलर है। अभिषेक ने, अगर मुसलमानों को किसी सचिन ने पूछा पिट का इंडिया एक्ट, अरे मेरे बच्चों हिस्ट्री वाले सर से पूछना, पिट का इंडिया एक्ट तुमको बताएंगे। किसी पिछले बच्चे ने पूछा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, अरे मेरे बच्चों फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से मूलतः, फर्स्ट अमेंडमेंट से एक्ट से क्या था? मूलतः न्यायिक पुनरावलोकन को थोड़ा सीमित किया गया था। तो हमने पूछा इलेक्शन कमीशन बाकी है सर, अरे मेरे बच्चों अब तो तुम लोग सब पढ़ सकते हो जितना, बाकी तो मैंने सब बता दिया है। तो मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि ऋतु ने देखो, ऋतु यही फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या किया था हमने कि न्यायिक पुनरावलोकन थोड़ा सीमित किया था, पहले नवीन सूची आई थी, आज़ादी को सीमित किया था, अनुच्छेद 15(4) लाया था। ड्यूटी ने पूछा अमेंडमेंट, अरे मेरे बच्चे जितने हमने बताए वो अमेंडमेंट साथ ही साथ पढ़ना है। अमेंड जैसे मान लो कि हमने दल बदल बता दिया तो अपने आप 52nd अमेंडमेंट हो गया। सर न्यूज़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत समझने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, कोई सीधी सी बात है कि सरकार को जो पैसा दिया है लोगों ने, बस वही इलेक्ट्रल बॉन्ड है। अरे जैसे हम मान लो किसी को चेक से पैसा दें, लोगों ने बॉन्ड से पैसा सरकार को दी, पार्टी को दिया है चुनाव लड़ने के लिए, वही इलेक्ट्रल बॉन्ड है। किसी ने, लक्ष्मी ने पूछा है विवाद, सिवाय ने ये विवाद क्यों है? ये विवाद है दोस्तों, विवाद कारण यही है। किसी ने पूछा, बच्चे विकास ने पूछा कि रिवीजन कैसे करें? विकास बार बार पढ़ो मेरे बच्चे, बार बार पढ़ो, लिखो, उसको पॉइंट बनाओ, फिर क्वेश्चन पेपर देखो, तभी तो होगी। और क्वेश्चन पेपर हम कल डिस्कस कर देंगे, क्वेश्चन पेपर हम कल डिस्कस करेंगे। किसी ने कहा पेशीकरण नहीं होता मेरे बच्चों, देसीकरण होता है, देसीकरण, देसीकरण नहीं होता, देसीकरण। किसी ने पूछा नागरिकता अधिनियम 1935 क्या है? अरे मेरे प्रिया बच्चे,
नागरिकता अधिनियम 1935 नहीं है, नागरिकता अधिनियम 1955 है, 55। किसी बच्चे ने सोनिया गांधी कहाँ की थी? अरे मेरे बच्चों, सोनिया गांधी इटली की थी। नागरिकता को छीना भी जा सकता है, हाँ। 1955 के अधिनियम से नागरिकता छीना जा सकता है, और 1955 के अधिनियम में नागरिकता को छीनने के 3 तरीके हैं। देखो, एक होता है एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है रिनंसिएशन। ये 55 अधिनियम में लिखा हुआ है कि नागरिकता 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। तो टर्मिनेशन का मतलब है समाप्त कर देना, रिनंसिएशन का मतलब है परित्याग कर देना, और डिप्राइवेशन का मतलब छीन लेना। डिप्राइवेशन मतलब छीन लेना। तो देखो, ये 3 तरीके हैं, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में लिखे गए हैं। तो नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डिप्राइवेशन। ये 3 तरीके हैं। इसका मतलब है समाप्त कब हो जाएगी? जब हमने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो टर्मिनेट हो जाएगी। रिनंसिएट करके कोई व्यक्ति ही छोड़ दे, और डिप्राइव क्या कर दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति धोखे से नागरिकता ले ले उसको डिप्राइव कर देंगे। ये 3 तरीके हैं। नेहा ने क्या पूछा है कि सर जी, नायन भी थी संजय दत्त की, वो विदेशी मुस्लिमों को नागरिकता मिल सकता है जो शादी, हाँ बिल्कुल मिल सकता है, जो शादी करके आ चुके हैं, बिल्कुल। देशीकरण क्या होता है मेरे बच्चों? जो देश में, अरे देखो तो देशी को सब विदेशी, देश का कौन आता है? जो आपकी भाषा कल्चर सब समझे हुए देसी आदमी है। देसी विदेशी का फर्क तो जानते हो बच्चों, वही देशीकरण है। हाँ। सर, बांग्लादेश से बहुत लोग हैं, तो क्या वो सारे भारत के नागरिक हो जाएंगे राजधान? अरे नहीं मेरे बच्चों, यही तो प्रावधान किया गया, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश में रहे, भारत के लोग भारत में रहे। हमारे पास जनसंख्या वैसे बहुत ज़्यादा है। और पता चला, देखो, कोई तिब्बत से, कोई श्रीलंका से, कोई म्यांमार से, जो देखो भारत में ही चलाता है। सर राहुल भैया क्यों कह रहे संविधान खतरे में है? निशा ने पूछा। अरे सब पॉलिटिकल डिस्प्यूट है ना, बहुत चिंता की बात नहीं है उसको। सर कोई विदेशी नागरिकता लेकर पीएम बन सकता है? हाँ बच्चे, हमारे यहाँ देखो, अमेरिका में क्या है, पैदाइशी नागरिक होना चाहिए। मेरे यहाँ सोनिया गांधी पीएम बन सकती है। यानी जन्म की बात नहीं, अगर आप नागरिक हो गए, किसी भी पद के लिए एलिजिबल हो गए, आप याद रखना। सीमा हैदर इंडिया में कैसे रह रही है? अरे मेरे दोस्तों, सीमा ने सीमा पार कर दिया है। अब अभी सीमा हैदर रह रही है तो नागरिकता थोड़ी मिला है उसको। और ये तो अच्छी बात है यार, कोई प्यार मोहब्बत में सोचो पाकिस्तान से चला रहा है, सीमा हैदर का स्वागत करना चाहिए तुम लोगों को, और तुम लोग सीमा हैदर को भगाने के पीछे पीछे पड़े हो। किसी अन्य को बोडो लैंड समझौता क्या है? अरे बोडो जनजातियों का समझौता असम भारत सरकार के साथ हुआ था, इसमें ये बात की गई थी। ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है? अरे मेरे बच्चों, जो भारतीय मूल के लोग हैं और विदेशों में जाके बस गए हैं, उनको हमने कार्ड दे दिया है कि भैया जब चाहो भारत आ जाना, थोड़ा भारत से लगाव रखना, भारत में आके थोड़ा पैसा वैसा इन्वेस्ट कर देना। किसी बच्चे ने पूछा अरे मेरे बच्चों, जितने आर्टिकल बता दिए वो सफिशिएंट, आर्टिकल के पीछे मत पढ़ो, विचार पढ़ो। अलग अलग आर्टिकल पढ़ने से फिर चीज़ें बहुत प्रभावी नहीं होती। अच्छे से एक बार विचार पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कल आपके क्वेश्चन बता दूंगा मेरे बच्चों। सर भाई, बंगाल के लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं? वीजा नहीं चाहिए उन्हें अरे सीमा, अरे मेरे राधा ने पूछा, अरे जाके तुम नॉर्थ ईस्ट में देखो, कोई सीमा चार दीवारी थोड़े है सीमा पर, तो बाढ़ तो है नहीं, जब मर्जी उधर से उधर चले आओ। और थोड़ा गरीबी वगैरह भी है, अन्यथा वैसे कोई अपना देश नहीं छोड़ता बच्चों, गरीबी वगैरह की भी समस्या आती है। नहीं सर, गलत बात है। हमारे आने वाले क्या, अगले हमारे जो विदेश में भारत के लोग गए कार्य करने के लिए, उनको क्या कहेंगे? साहिल ने पूछा है। जो कार्य करने के लिए गए हो ना, एनआरआई कहेंगे, भारत के नागरिक है, एनआरआई। जैसे एनआरसी, अरे मेरे दोस्तों, एनआरसी का सीधा मतलब है कि भाई देखो,
हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए, मतलब है नेशनल सिटीजनशिप का एक रजिस्टर होना चाहिए, तो कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है उसी को एनआरसी कहा जाता है। किसी बच्चों व्हाट इज नेचुरलाइजेशन, अरे मेरे बच्चों नेचुरलाइजेशन सीधा मतलब है अ पर्सन हु इज मोर इवन knowing about the culture, history, and particular culture of any country, that is naturalization. तो आपको पता है natural means if we are unable to know the Hindi, how we can get citizenship in India? Without knowing Hindi, we cannot say that's the naturalization. Knowing Hindi, knowing Deepavali, Dashahara, whatever uniqueness of India, that is naturalization. इसी बच्चे सभी तरह डोमिसाइल है, अरे मेरे बच्चे डोमिसाइल मतलब है जहाँ हम परमानेंट रूप में रहना चाहें, ये तुम्हारा परमानेंट घर है वही। और अभिषेक ने पूछा ये विवाद क्या है, अरे भाई विवाद तो मैंने बता ही दिया मेरे बच्चों। किसी का सीए से पुरानी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़े, कोई नागरिकता प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीए किसी से छीनती नहीं, नागरिकता किसी को समाप्त नहीं करेगी। पंजीकरण देशीकरण के आधार पर नाम कैसे देशी तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। तो ये बेसिस लिख दिया गया, किन बेसिस पे, मान लो कोई किसी देश ने 2 देश की नागरिकता ले ली तो टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। परित्याग का मतलब खुद आदमी समाप्त कर देगा। अब ऋषि सुना के इंग्लैंड के नागरिक हो गए तो यहाँ समाप्त कर सकते हैं। और डिप्राइवेशन का मतलब कोई धोखाधड़ी ले ले उसको छीन सकते हैं। इसी वजह यूपीएससी पे सीमा हैदर सवाल नहीं पूछेगा, अरे नहीं चिंता मत करो यार। किसी बच्चे माओवादी क्या है, अरे मेरे बच्चों मार्क्स का शिष्य था और माओ कहता था कि हिंसक तरीके से समाज में विषमता, आर्थिक विषमता खत्म की जा सकती है, शक्ति बंदूक की नलिश निकलती है, ऐसा माओ कहता था। ठीक है मेरे बच्चों, आज इतना ही। किसी बच्चे ने सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है, अरे हाँ विवाह के आधार पर मिल सकती है मेरे बच्चों, विवाह के आधार पर मिल सकती है। किसी बच्चे ने पूछा गांधी नहीं होते संविधान कैसा होता, अरे मेरे बच्चों जैसा था वैसे ही होता। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए थैंक यू, कल क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।